हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके चैप्टर विकिरण तथा यानी कि जो आपकी तरंग प्रकाश की है उसका एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एंग का द्विस्लिट प्रयोग, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और अगर ये प्रयोग आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया तो कम से कम इस प्रयोग पर एक क्वेश्चन 100% फिक्स है कि इस पर एक क्वेश्चन या ये डेरिवेशन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है 4 नंबर में बिल्कुल कंफर्म है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने बच्चे लाइव हैं शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेगा, और अगर कहीं कोई डाउट कोई समस्या आएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वो मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज कुछ और आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि अगर इस प्रयोग की बात करें तो इस प्रयोग को हमने समरूप त्रिभुज, अगर आप देखे होंगे नोट्स में तो 2 त्रिभुज में इसमें समरूप त्रिभुज को लेके जो है हमने प्रूफ करवाया था। लेकिन आज कुछ और आसान कर देंगे, ठीक है। आज का ये प्रूफ और आसान कर देंगे, अब इससे ज़्यादा आसान और नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें एंग का द्विस्लिट प्रयोग, तो ये बेसिकली है क्या। आपने इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा व्यतिकरण। क्या पढ़ा होगा? व्यतिकरण। अगर हम बात करें व्यतिकरण की, तो व्यतिकरण होता क्या चीज़ है कि अगर किसी माध्यम में, यानी कि कोई एक माध्यम है, एक माध्यम में एक ही दिशा में 2 प्रगामी तरंगे अगर एक साथ संचरित कर रही हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तो किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक है। जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? समपोषी व्यतिकरण। ठीक है। और जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उसे बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण। ठीक बात। तो इसी को, ठीक है, इसी चीज को समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, इसी को एक्सपेरिमेंटल के तौर पर प्रयोग करने वाले जो हैं वो एंग हैं। ठीक है। एंग का जो द्विस्लिट प्रयोग है वो समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण इसी को दर्शाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कि इनका द्विस्लिट प्रयोग है क्या चीज़। अगर इनके द्विस्लिट की प्रयोग की हम बात करें तो द्विस्लिट प्रयोग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम बात करें इसमें जो प्रगामी तरंगों की, वो प्रगामी तरंगे उनकी जो आवृत्ति है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं उनका जो आवर्त है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल है? अगर माध्यम हम अलग अलग ले लें, कोई भी, अगर हम क्या करें, प्रकाश स्रोत अगर मान लेते हैं, 2 प्रकाश स्रोत ले लेते हैं, यानी कि अगर मान लो हम 2 बल्ब ले रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम कितना भी कोशिश कर लें कि एक साथ जलाएं, कुछ भी कर लें, तो इनसे जो निकलने वाली तरंगे होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी जो आवृत्ति होगी उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है। लेकिन एंग ने क्या किया? एंग ने एक ही जो है बल्ब लिया, यानी कि एक इन्होंने सोडियम लैंप ले लिया जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत, यानी इसे एस से डिनोट करते हैं, और इसके आगे एक दफ्ती लगा दी, यानी कि जिसे बोलते हैं हम स्लिट। और स्लिट आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे स्लिट लगा दिया और इसमें ब्लेड से 2 ऐसे चीरे बना दिए। ठीक है। यानी कि जिसे बोलते हैं द्विरेखा छिद्र, ब्लेड से इस प्रकार से चीरा लगा दिया और ये दिखता कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। ये दिखता कुछ इस प्रकार से है। तो ये जो है इस प्रकार से, स्लेट इस प्रकार से है लेकिन दिखता इस प्रकार से है। तो इसके सामने अब यहां से जो भी प्रकाश तरंगे निकलेंगी या जो भी तरंग निकलेगी यहां पे पहुंचेगी, ये सोर्स S1 बन जाएगी, ये सोर्स S2 बन जाएगी। अब यहां से जो तरंगे निकलेंगी आगे एक स्क्रीन लगा दिया गया, यानी कि एक पर्दा लगा दिया गया, और पर्दे पर क्या होता है? एकांतर क्रम में पहले ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो इस तरीके से एकांतर क्रम में ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ठीक है, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, यानी कि चमकदार, अदीप्त, चमकदार, अदीप्त, ठीक है, यानी कि अंधकार, चमकीला। इस प्रकार से एकांतर क्रम में फ्रिंजें हमको क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं।
अब देखो यहां से जो भी तरंग आएगी उसकी आवृत्ति क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एक ही तरंग सोर्स है ना। तो इसी को अच्छे से समझ लेते हैं। और ये जो फार्मूला है ये स्मॉल डी होगा, क्या होगा, स्मॉल डी। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। कॉपी पेन उठाओ, हमारे साथ साथ फिगर ड्रा करो। और ये प्रूफ आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, पहले ही बता दे रहे हैं। आज हम बहुत आसान तरीके से प्रूफ करवाने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखना, ये प्रूफ आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आज हम सोचिए कुछ आसान कर देते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये एक प्रकाश स्रोत है S, ठीक है, इसके सामने एक द्वि स्लिट रख दिया हमने, ठीक है, छिद्र करके, और इसके सामने यहां पे हमने लगा दिया पर्दा, यानी जिसे बोलते हैं स्क्रीन। ठीक है, अब यहां से जो प्रकाश स्रोत निकलेगी, ये दो प्रकाश, यानी कि जो भी प्रकाश तरंग निकलेगी वो दो तरंग बन जाएगी, S1 और S2। S1 और S2 के बीच की जो दूरी है, यानी कि S1 S2, इसकी जो बीच की दूरी है वो स्मॉल डी है। क्या है, स्मॉल डी है। यहां से यहां, यानी इन दोनों पर्दों के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल डी है। वो क्या है, कैपिटल डी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कैपिटल डी हमने मान रखी। इसके सेंटर से एक लाइन हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं, इसके सेंटर से एक लाइन, और इसको नाम दे देते हैं O। ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब हम मान लेते हैं कि हमें माना बिंदु P पर, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, जहाँ पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो फ्रिंज प्राप्त हो रही है वो अगर दीप्त फ्रिंज है तो उस कौन सी दीप्त फ्रिंज होगी या कैसी होगी। ठीक है, बिंदु P पर हमें फ्रिंज चेक करनी है कि दीप्त है या अदीप्त है। ठीक है, अब यहां से एक प्रकाश स्रोत जाएगी P पर। ठीक, ओ यही तो बड़ी मुसीबत है जी, मिट गया सब। ध्यान से देखो, ये हमारा प्रकाश स्रोत S था। ठीक है, इसमें यही मुसीबत है कि मिट जाता है। एक काम करते हैं, इसको जो है हम उस पर प्रूफ करते हैं, क्या नाम है, नोटपैड पे। ठीक है, जिससे अगर कुछ मिट भी जाए तो वो वापस से आ जाए दोबारा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, वहां तक फिगर आप लोग ड्रा कर लिए होंगे आई थिंक। हाँ, तो क्या था, ये हमारा एक प्रकाश स्रोत S था, इसके सामने इस प्रकार से क्या था, एक पर्दा लगा हुआ था। ठीक है, यहां पे इस पर्दे की अगर हम बात करें तो इस पर्दे में दो रेखा छिद्र थे। ये ठीक है, ये था हमारा S1 और ये था S2। S1 S2 के बीच की दूरी कितनी थी, S1 S2 के बीच की दूरी थी स्मॉल डी। आगे हमने एक लगाया था पर्दा। ठीक है, आगे हमने क्या लगा दिया था, एक पर्दा लगा दिया था। ये हमारा क्या था, स्क्रीन था, यानी कि पर्दा। इसके बीच की दूरी कितनी थी, इसके बीच की टोटल दूरी कितनी थी, कैपिटल डी थी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने कहा कि इसका सेंटर पॉइंट, यानी कि यहां से होती हुई हम एक रेखा पास कर देते हैं जो इसका सेंटर पॉइंट होगा O। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जहां पे हमें चेक करना है कि फ्रिंज हमारी कैसी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन S से ड्रा कर देते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन S से ड्रा कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन हमने S से ड्रा किया इस बिंदु पर पॉइंट P पे, दूसरी लाइन हमने S2 से ड्रा किया यहाँ पे इस पॉइंट P पर। ठीक है, तो ये दो लाइन हमने ड्रा कर दी। अब बात समझ में आई। ठीक है, और ये चीज निकालते कैसे हैं, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पथांतर। ठीक है, यानी ये चीज हम निकालते हैं पथांतर से। कैसे चीज, पथांतर से। ठीक है, तो पथांतर की अगर हम बात करें, पथांतर की बात करें तो आपको याद होगा समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण कब होगा, समपोषी व्यतिकरण के लिए जो हमारा पथांतर होता है, पथांतर यानी जिसे हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, पथांतर का मतलब पथों में अंतर। ये जो डेल्टा एक्स है इसका मान होता है एन लेम्डा या एम लेम्डा। ठीक है, एन एम आप जो भी मानना चाहें वो मान सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विनाशी व्यतिकरण की, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए ये चीज जो है आपको चैप्टर में हमने क्लियर किया था। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर यानी कि डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाता है, 2n-1 लेम्डा बाई 2, 2n-1 लेम्डा बाई 2। तो यही चीज जो है हमारी क्या होती है, समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर ये होता है और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर ये होता है। अब हमें करना क्या है,
पॉइंट P पे हमें चेक करना है कि फ्रिंज जो है वो हमारी कैसी है, संपोषी है तब पथांतर क्या होगा, विनाशी है तब पथांतर क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, पथांतर निकालना होगा। किसका पथांतर, जो तरंगे चल रही हैं, तरंगे कहाँ से चल रही हैं, एक S1 से जा रही हैं, एक S2 से जा रही हैं। तो S1 और S2 से जाने वाली तरंगों का बिंदु P पर क्या होगा, पथांतर। अगर हम देखें तो देखने में ही लग रहा है कि जो S1 से तरंग जा रही है वो जल्दी पहुंच रही है, S2 से जो जा रही है वो थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो जरूर इनके बीच कुछ न कुछ पथों में अंतर होगा, तो वही होगा हमारा पथांतर। ठीक है, तो इसको नोट करिए। देखिए यहां से यहां तक की दोनों पर्दों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, कैपिटल डी है, और इसके बीच की जो दूरी है ये क्या है, डी है, और ये सेंटर पॉइंट है। जब ये सेंटर पॉइंट हो गया तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, d/2। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब बिंदु P पर ठीक है, S1 और S2 से आने वाली तरंगों का पथांतर बिंदु P पर S1 या पर प्रकाश स्रोत S1 व S2 से पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर कितना हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S1P, और ये हो जाएगा S2P। तो पथांतर डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हमें मान निकालना है इस फिगर से S1P और S2P का। ठीक है, S1P और S2P का हमें मान निकालना होगा। अब आपको याद होगा जब हमने चैप्टर को पढ़ाया था तो वहां पे हमने कुछ इस तरीके से पढ़ाया था कि यहां से हमने क्या किया था, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, और ठीक है यहां से एक पॉइंट, यहां से एक पॉइंट, यहां से सेंटर से एक पॉइंट हमने खींचा था, और इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ पे कोण डेल्टा थीटा बन रहा था, यहाँ पे भी कोण थीटा बन रहा था। दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप दिखाया था। ठीक है, लेकिन अगर समरूप दिखाने में किसी को कोई समस्या हो रही है तो उससे भी आसान तरीका यह है कि आप क्या कीजिए, यहां देखिए थोड़ा। ठीक है, यहां से इस बिंदु से, किस बिंदु से, S1 से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, और S2 से भी इस बिंदु पर क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए यहां पे। ठीक है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दिखाई दे रहा, बोलो हाँ दिखाई दे रहा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं M और इसको नाम दे देते हैं M। ठीक है, अब अगर देखो ध्यान से, एक आपके पास समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा, कौन सा, S1MP, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा। तो लिखो समकोण त्रिभुज S1MP में, S1MP में कर्ण का वर्ग यानी कि S1P का होल स्क्वायर, S1P का होल स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर, SM का स्क्वायर। अगर हम बात करें SM की तो SM है क्या चीज, दोनों पर्दों के बीच की दूरी है, दोनों पर्दों के बीच की दूरी है, और वो है कितनी, कैपिटल D है। तो यानी कि S1P स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। अब हमें मान पता नहीं है किसका, PM का। और एक चीज यहीं पे हम मान लेते हैं, माना बिंदु O से P की दूरी स्मॉल x है, यानी कि सेंटर पॉइंट यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है, कितनी है, स्मॉल x है ये वाली डिस्टेंस। तो अब ये टोटल डिस्टेंस हमको पता चल चुकी है कितनी है, स्मॉल x है। तो अगर हम चाहें ये वाली दूरी निकालना तो आसानी से निकल जाएगी। अगर हम टोटल में से यानी कि x में से OM घटा दे, OM है कितना, यहां देखो ये समांतर रेखा है d/2, OM कितना है, d/2। तो यानी कि PM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PM की जगह हम लिख सकते हैं PO माइनस MO का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहां से S1P
का होल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर का अगर आप पहले लिख लो डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पीओ का मान कितना है एक्स माइनस एमओ का मान कितना है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी d/2 और देखो ये d/2 है तो इसके सामने ये भी d/2 हो जाएगी। ठीक है, तो d/2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, दोनों टर्मों में से कैपिटल डी कॉमन ले रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और इसमें से अगर हम a बाहर लेना चाहते हैं, a तो केवल यही है, यहाँ है नहीं, तो a जब बाहर आएगा, बाहर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे b/a, यानी जहाँ पे जो वैल्यू नहीं होती है वो चीज बटे में चली जाती है। क्लियर, ओपन करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो वही काम यहाँ हम कर देते हैं कि s1 p स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर को अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, प्लस इसके अंदर जो बचेगा वो x माइनस d/2 नीचे डिवाइड में हो जाएगा कैपिटल डी का होल स्क्वायर, ये चीज। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं। तो s1p इक्वल टू कितना हो जाएगा, s1p इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट लगाओगे 2 डी स्क्वायर 1 प्लस, ये देखो बहुत है आसान, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय लगाना सबको पता है। ये स्क्वायर है तो इसमें से एक डी आ जाएगा बाहर, तो s1p इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो गया बाहर, अंडर रूट के अंदर बच जाएगा 1 प्लस x माइनस d/2 अपान कैपिटल डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बच जाएगा। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं s2p का मान। तो अब s2p की अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में अगर हम s2p की बात करें तो s2p है कहाँ, s2p किस में मिलेगा, s2p तथा m में, यानी कि त्रिभुज s2p, ठीक है, तथा n में, s2p n में, s2p n में। ठीक है, इन त्रिभुजों में अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो s2p का होल स्क्वायर, s2p का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, यानी कि ये कर्ण है तो आधार क्या हो जाएगा, s2n, s2 ये s1m होगा, s2n का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा pn का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू pn p से लेके o तक x है और इसमें on और एक्स्ट्रा, यानी कि ये हो जाएगा po प्लस on का होल स्क्वायर। तो यानी अगर इसको हम सॉल्व करें तो बीच में ही जहां माइनस है यहीं प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो s2p आप सिमिलरली लिख सकते हैं कि इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि s2p का मान ये होगा। तो s2p स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर प्लस इसका अगर हम मान रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अब फिर वही चीज, कॉमन नॉमन लेने वाली बात, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं s2p इक्वल टू अंडर रूट डी, एक बाहर आ जाएगा, यहाँ इसके अंदर बचेगा 1 प्लस x माइनस d/2 अपान कैपिटल डी का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज यहां पे और देखो भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, s1p बराबर d 1 प्लस x माइनस d/2 बाई कैपिटल डी, ठीक है, बाई कैपिटल डी पूरे का पावर 1/2, पूरे का पावर 1/2, पूरे का पावर क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं ना, तो वही काम यहाँ भी कर लेते हैं। तो s2p इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल डी 1 प्लस x माइनस, सॉरी यहाँ x प्लस होगा ना, x प्लस d/2 अपान कैपिटल डी पूरे की पावर 1/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप द्विपद प्रमेय का अगर सहारा लेंगे, मैथ वालों को मालूम होगा और बायो वाले भी जानते होंगे द्विपद प्रमेय, क्योंकि जो है फिजिक्स की बुक में स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें दे रखी है। अगर हम द्विपद प्रमेय की बात करें, कहीं पे लिखा 1 प्लस x की पावर n, तो द्विपद प्रमेय में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, ये चीज लिख सकते हैं। आगे हायर टर्म, यानी कि x के जो हायर वैल्यू होती है,
यानी कहने का मतलब अगर ये चीज़ हमारा एक से छोटा है, यदि पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, यदि x का मान क्या है, एक से छोटा है तो इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। यानी कि जैसे मान के चलो अगर कहीं 0.5 लिखा है तो इसका अगर वर्ग करोगे क्या हो जाएगा 0.25, यानी कि ये अगर 50 पैसा था तो अब हो गया 4 आना, ठीक है। ये 50 पैसा था तब ये हुआ 25 पैसा, तो यानी कम हो रहा है। तो इसीलिए निगलेक्टिंग हायर टर्म, यानी कि जो आपके हायर टर्म है उसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो निगलेक्ट करने के बाद सीधे सीधे यही चीज बचता है। तो यहाँ पे देखो अगर हम कंपेयर करें उससे बाइनोमियल थ्योरम से, तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ, x माइनस डी बाई टू अपॉन कैपिटल डी। n की जगह पे क्या है 1/2, n की जगह पे क्या है 1/2। तो चलिए वो चीज अप्लाई कर देते हैं बाई द्विपद प्रमेय से, ठीक है। द्विपद प्रमेय से H2P इक्वल टू क्या हो जाएगा, D 1 प्लस 1/2 और x का मान कितना है, x प्लस D/2 बाई कैपिटल D, ये चीज, ठीक है। यहां पे भी वही चीज लिख लो द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से S1P इक्वल टू D 1 प्लस 1/2 x माइनस D/2 बाई कैपिटल D, ठीक है। ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, S1P आ गया, S2P आ गया, बस सिंपल डिफरेंस कर लेना, उसके बाद सारा कहानी खत्म, ठीक है। उसके बाद की सारी कहानी खत्म। अब ध्यान से देखो, तो पथांतर डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा, H2P माइनस S1P, और H2P का मान कितना आया था, H2P इक्वल टू आया था D 1 प्लस x प्लस D/2 अपॉन कैपिटल D, और आगे 1/2 था, ठीक है। यही अगर हम बात करें S1P, इसका मान कितना था, कैपिटल D 1 प्लस x माइनस स्मॉल D/2 बाई कैपिटल D, आगे 1/2, ठीक है। अब यही मान उठा के रख लो यहां पे। तो डेल्टा x इक्वल टू H2P D 1 प्लस 1/2 x माइनस D/2 अपॉन कैपिटल D, ठीक है, माइनस S1P D 1 प्लस 1/2 x माइनस D/2 अपॉन कैपिटल D। अब देखो दोनों में देख रहे हैं कैपिटल D कॉमन है, तो कैपिटल D को ले लो कॉमन, तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल D हो गया कॉमन, यहाँ पे बचा 1 प्लस 1/2, ठीक है। ये 2 आ जाएगा, इसके साथ सीधे D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो x माइनस D/2 और नीचे 2D, और ये बीच में लगा है माइनस, तो ये माइनस इसको कर देगा -1, ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे प्लस होगा D/2 अपॉन 2D, ठीक है, ये चीज। अब देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब जो ब्रैकेट के अंदर चीजें बच रही हैं उसको जरा ध्यान दो, डेल्टा x इक्वल टू कैपिटल D, यहाँ पे क्या बच गया है, x प्लस D/2 अपॉन 2D। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों का हर बराबर है, हर बराबर है, अंश आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो अंश आपस में घटेगा, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा -x, ठीक है, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस D/2, प्लस का D/2, ठीक है। अब यूं ये कैंसिल आया, क्या, डेल्टा x इक्वल टू कैपिटल D, ठीक है, कैपिटल D आया क्या, D/2 हो गए सीधे सीधे D अपॉन 2D। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ इशू हुआ है, देख एक सेकंड, थोड़ा सा पीछे चेक कर लेते हैं कहाँ दिक्कत है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। देखो गलती बेटा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो अंडर रूट है, जब अंडर रूट हमने हटाया, अंडर रूट की पावर 1/2 हमने किया, तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ होल स्क्वायर भी तो है, यही होल स्क्वायर हर जगह छूट गया है, तो यहाँ पे आप कर लो बेटा होल स्क्वायर।
अब कहीं पर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी अब यहां पे आप कर लो होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज सही है, अब गलती नहीं है, अब खटाक से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे स्क्वायर स्क्वायर, अब खट से आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, जहां तक मैंने कहा था वहां तक आप लोग नोट कर लिए थे। अब देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब यहां पे दोनों में अगर हम देखें तो डी कॉमन हो गया, डी को ले लो कॉमन, ठीक है, डी को ले लो कॉमन। अब ये जो होल स्क्वायर है, ये केवल होल स्क्वायर जानते हो किसका है, इस ब्रैकेट वाले का, ठीक है, इसी का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ इसी ब्रैकेट वाले का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2 एक्स प्लस d/2 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी का होल स्क्वायर, ये चीज, और माइनस ये हो जाएगा, माइनस डी निकल ही गया, बचेगा 1 और माइनस 1/2, ये हो जाएगा x माइनस d/2 अपान कैपिटल डी का होल स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, यानी कि होल स्क्वायर खोल दो, डी होल स्क्वायर ओपन करोगे, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। होल स्क्वायर खोलो, 1/2 कॉमन है तो 1/2 ले आओ बाहर, ठीक है, 1/2 ले आओ बाहर, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी। अब इसको ओपन कर दो, इसको ओपन करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस d²/4 प्लस d²/4 प्लस 2xd, क्या फार्मूला था, 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू d/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिवाइडेड बाई स्क्वायर है तो डी स्क्वायर, ठीक है। आगे माइनस यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस d²/4 माइनस 2x d/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कैपिटल डी स्क्वायर। अब देखो कैपिटल डी स्क्वायर, एक डी से, सॉरी अभी मत काटो, काटने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई यार हमको, क्या बात है। एक्स इक्वल टू, इसमें से देख रहे हैं अगर हम डी स्क्वायर को कॉमन ले लो और ये ब्रैकेट ओपन कर दो। अब अगर डी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा d/2 इंटू नीचे डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक डी कैंसिल हो जाएगा आपका, ये इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस d²/4 और प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, सिर्फ आएगा हमारे पास प्लस एक्स डी और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस d²/4 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एक्स डी, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और एक डी से एक डी कैंसिल। अब हमारे पास जो आया डेल्टा एक्स इक्वल टू निकल के आ गया 1/2d और अंदर हमारे पास बचा एक्स डी और एक्स डी, कितने हो गए 2xd, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ठीक है। और ये निकल के आ गया क्या हमारा, पथांतर है, ये क्या है, पथांतर है। अब एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, तो अब मैं जो है उसे एक बार फिर से समझा रहा हूं। जितने बच्चे हैं ध्यान से समझिए, थोड़ा फोकस करिए इस बार, ठीक है। सारी चीजें एकदम आसानी से समझ में आएगी और इसी बार हमने आपको बहुत आसान तरीके से बताया है, ठीक है। पिछली बार प्रूफ मैंने जो है समरूप त्रिभुज मान के कराया था, हालांकि वो भी आसान है अगर आप समरूप त्रिभुज समरूप दिखा ले गए तो। अगर समरूप की प्रॉपर्टी आपको पता है तो वो भी आपका आसान है, लेकिन वो इससे शार्ट मेथड है, ठीक है, वो शार्ट मेथड है और थोड़ा सा भूलने वाला भी है। लेकिन ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और बहुत इजी है और भूलेगा भी नहीं, इसीलिए हमने इस मेथड को चुना, ठीक है। देखिए इसमें किया क्या मैंने, एक प्रकाश स्रोत था एस, इसके सामने जो है 2 स्लिट, यानी कि एक स्लिट लिया, उसमें जो है ब्लेड से जो है 2 कट लगाए, यानी कि होल कर दिए गए, मतलब इस प्रकार से ऐसे चीरा मार दो तो वो स्लिट बन जाती है, ठीक है। तो ये 2 स्लिट, यहाँ से ये हमारा एक तरंग सोर्स हो गया S1, एक दूसरा प्रकाश सोर्स हो गया S2। अब S1 S2 से प्रकाश किरणें आए बिंदु P पे, हमें चेक करना है कि दीप्त फ्रिंज मिलेगी अथवा दीप्त। S1 S2 के बीच की दूरी कितनी मान ली गई है, स्मॉल डी। पर्दों के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल डी, ठीक है। पर्दे के सेंटर पॉइंट O से जो बिंदु P है, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल x है। बात समझ में आई। हमने क्या किया, S1 से पर्दे पर लंब डाल दिया और S2 से पर्दे पर लंब डाल दिया, यहाँ n और यहाँ m, ठीक है।
अब एक समकोण त्रिभुज ये वाला ले लिया और एक समकोण त्रिभुज ये वाला ले लिया, दो समकोण त्रिभुज ले लिए, दोनों में हमने पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दी। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दी, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय ही तो है, पाइथागोरस प्रमेय, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ स्क्वायर है, दूसरी साइड स्क्वायर भेजेंगे, रूट चढ़ जाएगा, डी स्क्वायर को हमने लिया कॉमन तो अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर है तो एक डी आ जाएगा बाहर, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे ये काम हमने द्विपद प्रमेय से कर दिया, किससे? द्विपद प्रमेय से, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो द्विपद प्रमेय से जो है ये काम देखो हमने किया कि अगर द्विपद प्रमेय क्या कहती है कि अगर कहीं पे हमारा 1 प्लस एक्स की पावर n है और x की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, यानी कि इसके बाद आएगा हमारा क्या, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ x, ठीक है, जो x के बाकी हायर पावर होंगे, आगे एक्स क्यूब होगा, x4 होगा, x5 होगा, इसकी पावर को निगलेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो हमारे पास सीधे सीधे यही रिजल्ट बचता है। तो वही चीज उसी का यूज करते हुए यहाँ पे हमारे पास n की जगह पे 1/2 था और x की जगह पे ये इतना पूरा था, ठीक है। तो n की जगह पे देखो 1/2 कर दिया हमने, x की जगह पे ये x प्लस dy, ठीक है, और वही चीज यहाँ पे भी है। अब कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। पथांतर के लिए क्या था फार्मूला, डेल्टा एक्स इक्वल टू S2P माइनस S1P, S2P S1P का मान लिखा हुआ है, बस मान रखा, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आया पथांतर, ठीक है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए, ठीक है। पथांतर क्या निकल के आया हमारा, पथांतर डेल्टा एक्स बराबर क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है, चेक कर लेते हैं, स्मॉल एक्स डी बाई कैपिटल डी, स्मॉल एक्स डी बाई कैपिटल डी। अब यहाँ पे दो केस नंबर 1 समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा, और विनाशी व्यतिकरण के लिए, दोनों अलग अलग व्यतिकरण के लिए। समपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू ये होता है एन लेमडा या एम लेमडा, जो भी लिख लो, एन लेमडा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, समपोषी व्यतिकरण के लिए। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए डेल्टा एक्स की जगह अगर हम एन लेमडा लिख दें तो एन लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो यहाँ से सेंटर से बिंदु P की जो दूरी है, यानी जो दीप्त फ्रिंज हमको मिल रही है, समपोषी व्यतिकरण का मतलब क्या हो गया, दीप्त फ्रिंज, तो बिंदु O से यानी कि केंद्र से, ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की, केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु P की दूरी स्मॉल x बराबर क्या हो जाएगा, एन लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एन लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये हो जाएगी केंद्रीय फ्रिंज की दूरी, ठीक है। अब यहीं तक हमें नहीं लिखना है, ठीक है, ये तो हो गई केंद्रीय फ्रिंज की दूरी। अगर हम बात करें समपोषी व्यतिकरण के लिए, ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से ये दूरी हो गई और ये फ्रिंज हमारी कैसी होगी, ये दीप्त फ्रिंज होगी, ये क्या होगी, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि व्यतिकरण हमारा कैसा है, समपोषी है, कैसा है, समपोषी है। लेकिन अगर यहीं हम बात करें विनाशी की, किसकी, विनाशी की बात करें, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो अगर हम बात करें विनाशी व्यतिकरण के लिए तो पथांतर आपका डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, 2n-1 लेमडा बाई 2, 2n-1 लेमडा बाई 2। तो केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु P की दूरी अब क्या हो जाएगी, केंद्रीय फ्रिंज से जो फ्रिंज मिलेगी वो अदीप्त मिल जाएगी, अदीप्त फ्रिंज की दूरी x रख दो, यार बैठ जाओ भाई, 2n-1 लेमडा बाई 2 इक्वल टू एक्स डी बाई कैपिटल डी। तो यहाँ से स्मॉल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n-1 लेमडा बाई 2 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये निकल के आ गई क्या, ये हो गई अदीप्त फ्रिंज, ठीक है, सेंटर से
अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अदीप्त फ्रिंज, और ये जो है सेंटर से दीप्त फ्रिंज की दूरी है। लेकिन हमें जो निकालना है, देखते हैं क्या चीज हमें निकालना है। हमें निकालना है शायद दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है? चौड़ाई निकालनी है, जो कि यहां फार्मूले में ये चीज रहेगा, यहां पे रहेगा स्मॉल टी। ठीक है, हमें निकालनी है क्या? यहां पे रहेगा स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी, यही चीज हमें क्या करना? फाइंड आउट करना। तो चलिए निकालते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देख लेते हैं, फिर जो है इसको हम निकालते हैं। पढ़ाई में डाउट, यानी कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ाई में कोई डाउट या कोई समस्या आता है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? डाउट नट का एक ऐप है, ठीक है, डाउट नट का एक ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। और उस ऐप के थ्रू आपको सीधे क्या करना है? जो भी आपका डाउट है उसका क्या कीजिए? फोटो खींचिए। फोटो खींचने के बाद उसको क्रॉप करिए। जैसे ही आप उसको क्रॉप करेंगे, ठीक है, तुरंत उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। और आप एक दिन में अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड सवाल, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल, ऐसा कुछ नहीं है। अनलिमिटेड सवाल आप पूछ सकते हैं। और ये सुविधा क्लास 6 से लेकर ठीक है, क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, साथ साथ IIT JEE नीट, ठीक है, और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, साथ साथ अदर स्टेट, जितने भी आपके स्टेट बोर्ड हैं सभी के लिए ये सुविधा अवेलेबल है। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक है, या फिर साइंस में कोई समस्या आती है तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ साथ आपको डाउट नेट पे मिलती है ऑनलाइन क्लासेस, जो कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है। साथ साथ IIT JEE, ठीक है, नीट, और 9 से 12 तक की क्लासेस जो है ये आपको ऑनलाइन मिलती है। इस क्लास में मैक्सिमम बच्चे एनरोल होकर देखिए स्टेट टॉपर भी रह चुके हैं, अपने 100% मार्क्स भी स्कोर किए हैं। तो ये उनके स्कोर हैं, उनके मार्क्स हैं। और डाउट नेट का जो ऐप है ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप डाउट नेट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउट नेट के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जो है क्लिक करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे हमें निकालना है दीप्त, ठीक है, क्या निकालना भाई? दीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई। क्या निकालना है? इससे फ्रिंज की चौड़ाई निकालिए। ठीक है, मैं किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दीप्त फ्रिंज की दूरी, ये दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। अदीप्त की बात नहीं किया था, ठीक है, अदीप्त की बात नहीं किया था, तो दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी आ गई है। फिलहाल इसकी बात नहीं किया था, इसको भी मैंने फाइंड कर दिया। उसके बाद पूछ रहा दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, यानी कितनी चौड़ी हमको मिलेगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकलेगी? दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी आ गई? केंद्र से माना, केंद्र से प्राप्त होने वाली दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी स्मॉल xn है, स्मॉल xm है। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट इसके बाद कौन सी होगी? तथा अगली दीप्त फ्रिंज, अगली दीप्त फ्रिंज xm+1 है। ठीक है, xm+1 है। या इसको और शार्ट भाषा में अगर आप करना चाहें तो माना केंद्र से प्राप्त होने वाली MOE दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज m, ठीक है, दीप्त फ्रिंज MOE व m+1 v है। ठीक है, अब इन फ्रिंजों की केंद्र से दूरियां, इन फ्रिंजों की केंद्र से दूरियां क्या हो जाएगी?
इन फ्रिंजों की केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी। अच्छा, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये जो तरीका आज हमने बताया, क्या ये पहले वाले से आसान है या पहले वाला ही आसान है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करके बताना कि आपको इजी कौन सा लगा। अगर आपको पहले वाला इजी लगा तो वो भी हम आपको बता देंगे, ये वाला इजी लगा तब तो अच्छी बात है। दूरी xm व xm+1 है। ठीक है, तो दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई क्या हो जाएगी, xm+1 माइनस xm, xm+1 माइनस xm हो जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो तो xm, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, x ये दीप्त फ्रिंज की दूरी है, हमने मान रखी एम ही दीप्त फ्रिंज होगी, तो एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एम बराबर हो जाएगा एन की जगह पे आ जाएगी एम लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, और यहीं पे एक्स एम प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, एम की जगह पे एम प्लस वन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही वैल्यू वहां पे पुट कर लेनी। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा एम प्लस वन लेमडा, ठीक है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी और माइनस एम लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें कॉमन है, क्या चीज़ें कॉमन है, लेमडा डी बाई स्मॉल डी, तो लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कॉमन हो गया। यहाँ पे बच गया हमारे पास, क्या बच गया, m प्लस वन और माइनस यहाँ बचा m, तो m से m हो गया कैंसिल, आया क्या, लेमडा डी बाई स्मॉल डी, ये आ गई दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, इसी को बोलते हैं W। तो W इजकल टू ये फार्मूला आ गया हमारे पास, W इजकल टू A। यही चीज पूछा था आपसे क्वेश्चन में, ये चीज आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और यही अगर आपसे अदीप्त फ्रिंज के लिए पूछेगा तो वहां पे भी यही सेम फार्मूला आएगा। ठीक है, अदीप्त फ्रिंज के लिए पूछेगा तो यहाँ पे भी यही सेम फार्मूला आएगा। ठीक है, अब प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई समस्या, कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वो समस्या वो परेशानी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, दूर कर दी जाएगी। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक